सो गाइस, आपका बहुत बहुत स्वागत है श्री राधा रमन इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में। और ये जो हमारा आज का वीडियो है, ये हमारे इस चैनल का 27th वीडियो है जो कि आईएससी के कॉमर्स सब्जेक्ट से रिलेटेड है। आज के इस वीडियो में हम हमारे थर्ड चैप्टर सोर्सेज ऑफ फाइनेंस फॉर जॉइंट स्टॉक कंपनी के बाकी बचे हुए टॉपिक्स को कंटिन्यू करने वाले हैं। ये वीडियो सोर्सेज ऑफ फाइनेंस फॉर जॉइंट स्टॉक कंपनी का 18th वीडियो है, जिसमें कि हम शॉर्ट टर्म सोर्सेज ऑफ फंड्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल असिस्टेंस बाय कमर्शियल बैंक्स, इस टॉपिक के बारे में जानने वाले हैं। एंड गाइज, बिफोर आई स्टार्ट द वीडियो, कुछ ऐसी बातें हैं जो कि मैं क्लियर कर देना चाहता हूं, और वो ये है कि इस वीडियो में जो कुछ भी पढ़ाया जाएगा वो सब CISCE काउंसिल के द्वारा इस चैप्टर के लिए जो सिलेबस बनाया गया है उसी को फॉलो करके बनाया जाएगा। तो वो सिलेबस अभी आपकी स्क्रीन पे मौजूद है और हम इसी सिलेबस को फॉलो करेंगे। एंड अगर आपको ये पूरा सिलेबस चाहिए तो इसका PDF का लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। अब जो हमारा टॉपिक है वो है शॉर्ट टर्म सोर्सेस ऑफ फंड्स। सो शॉर्ट टर्म सोर्सेस ऑफ फंड्स क्या होते हैं? शॉर्ट टर्म सोर्सेस ऑफ फंड्स आर दोज सोर्सेस ऑफ बिजनेस फाइनेंस which provide financial assistance to joint stock companies for a short time period. Example, public deposits, short-term loans from commercial banks, etc. So short-term sources of funds, जो कि नाम से ही क्लियर हो जा रहा है कि short-term sources of funds का मतलब हुआ वो sources जहां से कि हमारे कंपनी को छोटे समय के लिए पैसा मिलता है। मतलब ये कि अगर हमारे जॉइंट स्टॉक कंपनी को कम समय के लिए पैसा चाहिए तो वो जिन सोर्सेज से छोटे समय के लिए पैसा लाएगा वो सोर्सेज कहलाएंगे शॉर्ट टर्म सोर्सेज ऑफ फंड्स। अब शॉर्ट टर्म सोर्सेज ऑफ फंड्स जो होते हैं वो मैक्सिमम केसेस में 1 साल से कम के लिए ही इशू किए जाते हैं। वो मैक्सिमम केसेस में 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने इसी टाइम पीरियड के लिए इशू किए जाते हैं। एंड शॉर्ट टर्म सोर्सेज ऑफ फंड्स का एग्जांपल है पब्लिक डिपॉजिट, शॉर्ट टर्म लोन्स फ्रॉम कमर्शियल बैंक्स, फैक्टरिंग, एटसेट्रा। तो इन सब सोर्सेज के बारे में हम आगे के वीडियोस में जानने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आपको शॉर्ट टर्म सोर्सेज ऑफ फंड्स के बारे में थोड़ा बहुत जानना था, तो बस आप यही जान के रखिए कि वो सोर्स जहां से कम समय के लिए पैसा आए वो होता है शॉर्ट टर्म सोर्सेज ऑफ फंड्स। अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल असिस्टेंस बाय कमर्शियल बैंक्स। मतलब ये कि कितने तरह तरह के शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल असिस्टेंस होते हैं जो कि कमर्शियल बैंक्स की तरफ से हमें मिलता है। मतलब हमारे कंपनी को कमर्शियल बैंक्स की तरफ से छोटे समय के लिए कितने अलग तरीके के मदद मिलते हैं। सो जो पहला मदद है वो है आउटराइट लोन्स एंड एडवांसेस। ये पॉइंट क्या कहते हैं कि बैंक्स प्रोवाइड आउटराइट लोन्स फॉर अ फिक्स्ड पीरियड टू एवरी काइंड ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। द लोन्स आर एडवांस फॉर बोथ शॉर्ट टर्म and medium term. In this case, the entire amount of the loan advanced is credited in lump sum to the company's current account. The company has to pay interest on the entire amount it has borrowed from the bank, no matter how much amount is actually being used by the company. The company is usually required to secure an asset of the company or give a guarantee to the bank to be able to borrow loans. So ये जो assistance है ये एक बैंक का basic assistance होता है। मतलब ये कि बैंक के basic assistance में ये आता है जो कि है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स एंड एडवांसिंग लोन्स। ये दोनों बैंक के बेसिक फंक्शंस होते हैं। सो ये पॉइंट क्या कहता है कि जो बैंक्स होते हैं वो लोन्स प्रोवाइड करते हैं सभी तरीके के जॉइंट स्टॉक कंपनीज को, चाहे वो कितना बड़ा जॉइंट स्टॉक कंपनी क्यों ना हो, चाहे वो छोटा जॉइंट स्टॉक कंपनी क्यों ना हो, हर एक जॉइंट स्टॉक कंपनी को लोन कमर्शियल बैंक्स की तरफ से दिया जाता है। अब ये जो लोन होता है ये शॉर्ट टर्म के लिए भी दिया जा सकता है या फिर मीडियम टर्म के लिए भी दिया जा सकता है। मतलब अगर आपको बहुत छोटे समय के लिए पैसा चाहिए उसके लिए भी मिलेगा, एंड अगर आपको ठीक ठाक समय के लिए पैसा चाहिए, मीडियम टर्म के लिए पैसा चाहिए, तो वो भी आपको इसमें से मिलेगा। अब इसमें होता क्या है कि जो अमाउंट जो कि उस कंपनी को बोरो करना है वो पूरा अमाउंट कंपनी को एक ही बार में उसके करंट अकाउंट में दे दिया जाता है, और कंपनी को उस टोटल अमाउंट के ऊपर में इंटरेस्ट देना होता है, ना कि सिर्फ उसी अमाउंट में जितना उसने यूज किया हुआ है। इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान के चलिए आपको 5 लाख रुपए की जरूरत है, एंड ये 5 लाख रुपए लेने के लिए आप बैंक के पास गए, तो बैंक क्या करेगी, ये 5 लाख रुपया का टोटल अमाउंट आपके करंट अकाउंट में डाल देगी, एंड आप इस करंट अकाउंट में से पैसा ले लेके अपना काम कर सकते हैं। लेकिन जब इंटरेस्ट देने का टाइम आएगा तो उस टाइम आपको इस टोटल 5 लाख रुपया का ऊपर इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ना कि उस अमाउंट के ऊपर जितना आपने असली में यूज किया है। अब मान के चलिए आपने 5 लाख रुपया का लोन बैंक से ले लिया, लेकिन यूज किया आपने सिर्फ 4 लाख रुपया,
तो आपने यहाँ पे यूज सिर्फ 4 लाख रुपया को ही किया है, लेकिन जब इंटरेस्ट देने का टाइम आएगा तो आप ये नहीं बोल सकते हैं बैंक को कि मैंने तो देखिए 5 लाख रुपया में से सिर्फ 4 लाख रुपया ही खर्चा किया है, तो मैं तो सिर्फ 4 लाख रुपया का ऊपर ही इंटरेस्ट दूंगा, मैं 5 लाख रुपया का ऊपर इंटरेस्ट नहीं दूंगा। आप ये चीज नहीं कर सकते हैं। आपने भले ही कितना ही अमाउंट क्यों ना यूज किया हो, आपको उस अमाउंट के ऊपर इंटरेस्ट देना पड़ेगा जितना कि आपने बैंक से बोरो किया है, ना कि उस अमाउंट के ऊपर जो कि आपने यूज किया है। आपने यहाँ पे 4 लाख रुपया खर्चा किया था, आपने अगर 1 लाख रुपया खर्चा किया होता तो भी आपको इंटरेस्ट 5 लाख रुपया के ऊपर ही देना पड़ता। अगर आपने 50,000 रुपया खर्चा किया होता तो भी आपको इंटरेस्ट 5 लाख रुपया के ऊपर ही देना पड़ता। मान के चलिए आपने खर्चा ही नहीं किया होता 5 लाख रुपया में से 1 रुपया भी, तो भी आपको इंटरेस्ट 5 लाख रुपया का ऊपर ही देना पड़ेगा। नो मैटर हाउ मच अमाउंट योर कंपनी यूजेस, आपको टोटल इंटरेस्ट उस प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर ही देना होगा। तो ये पॉइंट का सिंपल मीनिंग यही हुआ कि आपको बैंक के तरफ से लोन दिया जाएगा एंड ये लोन आपको मीडियम टर्म के लिए भी मिलेगा एंड शॉर्ट टर्म के लिए भी मिलेगा। अब इसमें होगा क्या कि आपके करंट अकाउंट में आपको जितना भी लोन का अमाउंट चाहिए वो लोन का अमाउंट आपको दे दिया जाएगा एंड आप उस लोन अमाउंट को यूज कर सकते हैं, और आपको इंटरेस्ट पे करते वक्त उस टोटल अमाउंट के ऊपर देना पड़ेगा जितना आपने बोरो किया है, ना कि उस अमाउंट के ऊपर जितना आपने यूज किया हुआ है। अब बैंक से लोन लेने के लिए आपके कंपनी को बैंक को एक एसेट सिक्योरिटी पे देना पड़ता है या फिर एक गारंटी देना पड़ता है कि अगर आप बैंक का लोन नहीं पे कर पाते हैं वापस बैंक को, सो इन दैट केस बैंक आपके उस एसेट या फिर उस गारंटी वाले आदमी से वो पैसा वसूल कर सकती है। ये चीज हमने एक प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया हुआ है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप आई बटन पे क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। सो ये पॉइंट से हमने यही सीखा कि हमें बैंक से लोन मीडियम टर्म के लिए एंड शॉर्ट टर्म के लिए, दोनों टर्म के लिए मिल सकता है। हमें बैंक हमारे करंट अकाउंट में पैसा दे देगा एंड हमें उस टोटल अमाउंट के ऊपर में इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ना कि उस अमाउंट में जितना कि हमने यूज किया हुआ है। अब कंपनी को बैंक से लोन लेने के लिए नॉर्मली एक एसेट को सिक्योर करना पड़ता है या फिर बैंक को एक गारंटी देना पड़ता है कि अगर किसी भी केस में वो बैंक का पैसा वापस नहीं कर पाया तो बैंक उस एसेट या फिर उस गारंटी को यूज करके वो पैसा वापस ले सकती है। जो अगला पॉइंट है वो है कैश क्रेडिट्स। सो कैश क्रेडिट इज अ टाइप ऑफ लोन विच इज गिवन टू द कंपनी अगेंस्ट इट्स एसेट्स सच एज शेयर्स, bonds, stock of goods, etc. In this case, the entire sanctioned amount of loan by the bank is not given to the company at a particular time. The bank opens an account in the name of the company and allows the company to withdraw the borrowed amount as and when it requires the money. The bank charges interest not on the entire amount of loan sanctioned, but only on the actual amount withdrawn from the bank. अब ये पॉइंट क्या कहता है कि कैश क्रेडिट भी एक फाइनेंसिंग का तरीका है जिसमें भी कंपनी को बैंक की तरफ से लोन मिल सकता है एंड इसके लिए भी उसे कुछ सिक्योरिटी देना पड़ता है, तब जाके उसे ये लोन मिलता है। लेकिन यहाँ पे फाइनेंसिंग का तरीका प्रीवियस तरीके से थोड़ा अलग है। इसमें क्या होता है कि हमें जितना भी अमाउंट चाहिए वो हमें एक ही बार में नहीं मिल जाता है। यहाँ पे बैंक क्या करती है कि आपके नाम पे एक अकाउंट खोल देगी एंड उस अकाउंट से जब भी आपको जरूरत पड़ता है आप अपने हिसाब से पैसा विथड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपको बैंक कोई अमाउंट आपके ऊपर नहीं थोप दे रही है कि इतना पैसा है ये मैंने आपको दे दिया है, आपको जैसा यूज करना है इसको यूज कीजिए। यहाँ पे आपको एक ही बार में कोई भी पैसा नहीं दे दिया जा रहा है। आपको बैंक बोल रही है कि हाँ आपको हम इतना पैसा देंगे लेकिन एक बार में नहीं देंगे, हम आपको उस लिमिट तक के लिए एक अकाउंट खोल देते हैं, आपको जिस तरीके से पैसों की जरूरत पड़ेगी आप उस तरीके से पैसों को ले सकते हैं। द बैंक चार्जेस इंटरेस्ट नॉट ऑन द एंटायर अमाउंट ऑफ लोन सैंक्शन बट ओनली ऑन द एक्चुअल अमाउंट विथड्रॉन फ्रॉम द बैंक। एंड इसमें क्या होता है कि आपको इंटरेस्ट पेमेंट करते वक्त उस टोटल अमाउंट के ऊपर में इंटरेस्ट नहीं पे करना पड़ता है, बल्कि आपको इंटरेस्ट उस अमाउंट के ऊपर में पे करना पड़ता है जितना आपने बोरो किया हुआ है। अब इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान के चलिए आपके कंपनी को 5 लाख रुपया का लोन चाहिए था एंड वो गई बैंक के पास। अब बैंक ने कहा कि हम आपको कैश क्रेडिट के थ्रू ये पैसा देंगे, तो बैंक क्या करेगी कि ये जो पैसा है ये आपको एक ही बार में नहीं दे देगी, ये आपके कंपनी को एक ही बार में नहीं मिल जाएगा। बैंक क्या बोलेगी कि हम आपके कंपनी के नाम पे एक अकाउंट खोल दे रहे हैं, आप क्या कर सकते हैं, आप इस 5 लाख रुपया को अपने हिसाब से जब भी जरूरत पड़ता है आप वैसे करके बोरो कर सकते हैं। तो कंपनी ने क्या किया, आपके नाम के ऊपर एक अकाउंट खोल दिया, तो आप इसमें से जैसे जैसे जरूरत पड़ेगा आप वैसे वैसे पैसा निकाल सकते हैं। तो मान के चलते हैं आपने पहले मंथ में 1 लाख रुपया बोरो किया, दूसरे महीने में 2 लाख रुपया बोरो किया, तीसरे महीने में 50,000 रुपया बोरो किया। तो आपके कंपनी ने जो है अपने जरूरत हिसाब से जब भी पैसा चाहा वैसा बोरो कर लिया है। अब जब इंटरेस्ट पेमेंट का टाइम आएगा तो आपको इस 5 लाख रुपया का ऊपर इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा। मान के चलते हैं यहाँ पे इंटरेस्ट
10% था, तो आपको ये 10% इंटरेस्ट इस 5 लाख रुपए के ऊपर नहीं देना पड़ेगा, आपको ये 10% इंटरेस्ट उस अमाउंट के ऊपर में देना पड़ेगा जो कि आपने एक्चुअली बोरो किया। तो आपने एक्चुअली कितना बोरो किया, आपने एक्चुअली बोरो किया हुआ है 3,50,000 रुपया, तो आपको जो है 3.5 लाख रुपए का ऊपर में 10% इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो कैश क्रेडिट क्या है? कैश क्रेडिट भी एक तरीका ही है पैसा बोरो करने का, लेकिन ये थोड़ा अलग है प्रीवियस पॉइंट से। यहाँ पे एक बार में पैसा नहीं मिलता है, आपके अकाउंट में आपको जितना पैसा चाहिए वो एक लिमिट तक सेट कर दिया जाएगा एंड आप अपने हिसाब से पैसा ले सकते हैं। एंड जब इंटरेस्ट पेमेंट का टाइम आएगा, सो इन दैट केस आपने जितना अमाउंट बोरो किया होगा आपको उस अमाउंट के ऊपर इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ना कि उस टोटल प्रिंसिपल अमाउंट पे। जो अगला पॉइंट है वो है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज। अब ये पॉइंट थोड़ा अलग है। अब ये पॉइंट क्या कहता है कि इन मेनी केसेस बैंक्स प्रोवाइड ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज टू द कंपनीज हु मेंटेन अ करंट अकाउंट विद द बैंक। व्हेन अ कंपनी गेट्स एन ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी फ्रॉम अ बैंक, दिस मींस दैट द कंपनी इज अलाउड टू ड्रॉ चेक्स in excess of the balance standing in the credit account to the extent of the amount of overdraft. For instance, if a bank has provided overdraft to the extent of rupees 10 lakhs to a company, the company can draw checks in excess of the amount of its own deposits with the bank to rupees 10 lakhs. The bank charges interest only on the amount overdrawn. Overdraft facilities are generally granted to reliable companies against appropriate securities. Overdraft facilities are provided for a short period. अब ये पॉइंट को टेक्स्ट के थ्रू समझना मुश्किल है, हम इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। अब मान के चलिए आपके कंपनी ने एक वेंडर से 7 लाख रुपया का सामान खरीदा है, तो इसका मतलब यही हुआ कि आपको 7 लाख रुपया का पेमेंट उस वेंडर को कर देना होगा। अब प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि आपको पेमेंट करना है उस वेंडर को 7 लाख रुपया, लेकिन आपका कंपनी अभी सिर्फ 5 लाख रुपया पेमेंट करने के लायक है। मतलब आपका कंपनी जो है वो 2 लाख रुपया का पेमेंट नहीं कर पा रहा है। तो अब ये 2 लाख रुपया का पेमेंट जो कि आपका कंपनी नहीं कर पा रहा है, इसकी वजह से हो सकता है कि वो वेंडर आपको सामान देने से मना कर सके। तो यहाँ पे हुआ क्या कि क्योंकि आप 2 लाख रुपया का पेमेंट नहीं कर पाए, तो उसकी वजह से आपका बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं हो पाया एंड ये आपके कंपनी को वो गुड्स या फिर जो सर्विस आपका कंपनी उस वेंडर से अवेल कर पा रहा था, ये आपको नहीं मिल पाया। लेकिन यहाँ पे अगर आपके पास ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज होता तो ये प्रॉब्लम आपके सामने नहीं आती। तो अब ये ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी क्या है? ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी एक तरीका है जिसके द्वारा आप एक्स्ट्रा अमाउंट का भी चेक या फिर एक्स्ट्रा अमाउंट का भी बिजनेस ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। अब वो कैसे, इसको समझिए। यहाँ पे आपका कितना पेमेंट था जो कि आप नहीं कर पा रहे थे? 2 लाख रुपया। मतलब 2 लाख रुपया था जो कि आप नहीं पे कर पा रहे थे। अब अगर आपके कंपनी ने बैंक से ओवरड्राफ्ट का फैसिलिटी लिया होता तो उससे क्या होता कि आप ये 2 लाख रुपया का ट्रांजैक्शन कर पाते। अब वो कैसे कर पाते इसको समझिए। आप क्या करते कि आप उस वेंडर को 7 लाख रुपए का चेक दे देते एंड बोलते कि ये मेरा बैंक है, इसके पास जाओ एंड 7 लाख रुपया ले लो। तो वो सिंपली बैंक के पास जाता, वो 7 लाख रुपए का चेक बैंक के पास देता एंड बैंक क्या करती, बैंक आपका अकाउंट में देखती कि आपके अकाउंट के पास कितना पैसा है। तो बैंक यही देखती कि आपके पास 5 लाख रुपया है, जबकि पेमेंट आपको 7 लाख रुपया का करना है, मतलब आपके पास 2 लाख रुपया नहीं है। तो बैंक क्या करती कि बैंक 5 लाख रुपया का पेमेंट आपके अकाउंट से करती एंड रेस्ट 2 लाख रुपया का पेमेंट खुद के अकाउंट से करती। तो ये जो बैंक ने 2 लाख रुपया खुद के अकाउंट से किया, इसी को कहा जाता है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। तो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी क्या होता है? ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी एक फैसिलिटी है जो कि एक बैंक एक कंपनी को देती है, जिसकी मदद से एक कंपनी अपने अकाउंट में जितना पैसा है उससे ज्यादा का बिजनेस ट्रांजैक्शन कर सकती है। जैसा कि हमने यहाँ पे देखा कि हमारे कंपनी के पास था सिर्फ 5 लाख रुपया, लेकिन क्योंकि उसके पास ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी था तो उसने इसका फायदा उठा के 7 लाख रुपया तक का चेक काट लिया। तो इससे हुआ क्या कि आपका बिजनेस ट्रांजैक्शन में कोई अड़चन नहीं आती है। तो वही यहाँ पे कहा गया है कि ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी एक फाइनेंशियल असिस्टेंस है जो कि कंपनीज को बैंक के द्वारा दिया जाता है एंड ये उन कंपनीज को मिलता है जो कि बैंक के साथ एक करंट अकाउंट मेंटेन करके चलते हैं। तो जब एक कंपनी को ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिलता है, इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी अपने स्टैंडिंग अमाउंट, मतलब जितना अमाउंट उसके अकाउंट में है उससे ज्यादा तक का ट्रांजैक्शन कर सकती है। अब इसमें एग्जांपल के तौर पे ये कहा गया है कि अगर एक बैंक ने एक कंपनी को 10 लाख रुपया तक का ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी दे के रखा
रखा हुआ है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो जो कंपनी है वो 10 लाख रुपया तक का एक्स्ट्रा अमाउंट दे सकती है। अब उस एग्जांपल में हमने क्या देखा कि हमने 7 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन कर दिया, जबकि था हमारे पास सिर्फ 5 लाख रुपया। तो यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे ये हुआ कि 2 लाख रुपए का डिफॉल्ट हो गया। अब क्योंकि हमने बैंक के तरफ से 10 लाख रुपए का ओवरड्राफ्ट लिया हुआ है, तो हम 2 लाख रुपए का ओवरड्राफ्ट वहां से लेके 8 लाख रुपए का ओवरड्राफ्ट हमारे पास रह जाएगा। तो हमने क्या किया है, हमने बैंक का 10 लाख रुपए का ओवरड्राफ्ट को यूज किया एंड उसको यूज करके 2 लाख रुपए का पेमेंट करवा लिया एंड 8 लाख रुपए का हमारे पास ओवरड्राफ्ट अभी भी बचा हुआ है। तो ओवरड्राफ्ट मिलने का मतलब ये हुआ कि जितना अमाउंट का ओवरड्राफ्ट हमें मिलता है, हम उतना अमाउंट तक का पेमेंट कर सकते हैं इन एक्सेस ऑफ व्हाट हमारे पास अभी है। जैसा कि हमने यहाँ पे देखा कि हमारे पास 5 लाख था, 7 लाख नहीं था, लेकिन फिर भी हम 7 लाख तक का ट्रांजैक्शन कर पा रहे थे। क्यों? क्योंकि हमारे पास ओवरड्राफ्ट था 10 लाख रुपए तक का। तो ओवरड्राफ्ट मतलब क्या हुआ? ओवरड्राफ्ट का मतलब हुआ एक ऐसा फाइनेंशियल असिस्टेंस जिसमें कि हम अपने स्टैंडिंग अमाउंट से ज्यादा का ट्रांजैक्शन कर सकते हैं उस लिमिट तक जिस लिमिट तक का हमें बैंक के द्वारा दिया गया है। अब इसमें होता क्या है कि हमने जितना भी अमाउंट डिफॉल्ट किया हुआ है वो बैंक हमसे ले लेती है, लेकिन बैंक जो है उसके बदले में इंटरेस्ट चार्ज करती है। अब बैंक जो इंटरेस्ट चार्ज करती है वो उस ओवरड्राफ्ट के ऊपर डिपेंड करता है जितना हमने यूज किया हुआ। जैसा कि हमने यहाँ पे देखा कि हमने 10 लाख रुपया का ओवरड्राफ्ट लिया हुआ है एंड हमने सिर्फ यूज किया है 2 लाख रुपया। तो जब इंटरेस्ट पेमेंट का टाइम आएगा तो इन दैट केस हमें 10 लाख रुपया का ऊपर इंटरेस्ट देने का कोई जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ 2 लाख रुपया का ऊपर इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अब ये जो ओवरड्राफ्ट होता है ये रिलायबल कंपनीज को ही मिलता है एंड इसके लिए भी सिक्योरिटीज देना पड़ता है एंड ये जो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज होते हैं ये शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए मिलते हैं। जो अगला पॉइंट है वो डिस्काउंटिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अब ये पॉइंट क्या कहता है कि एन इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ बैंक लेंडिंग इज थ्रू डिस्काउंटिंग और परचेजिंग द बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अ बिल ऑफ एक्सचेंज इज ड्रॉन बाय अ कंपनी ऑन द डेप्टर स्पेसिफाइंग द अमाउंट ऑफ डेप्ट एंड आल्सो द डेट व्हेन इट बिकम्स पेएबल। Such bills of exchange are normally issued for a period of 90 days. This means that the company cannot get it and cash from the debtors before the expiry of the 90 days period. However, if the company needs money before the expiry of the 90 days period, it can sell it, that is, it can get it discounted from a commercial bank. The bank makes payment to the creditor after deducting its commission. When the bill matures, the bank will get payment directly from the banker of the debtor who has accepted the bill. Thus, by discounting bills, the bank pays money to the company when it needs it and allows the debtor to make payment only when the bill is due for payment. अब ये बहुत लंबा टेक्स्ट है, इसको टेक्स्ट के थ्रू समझने जाएंगे तो मुश्किल आएगा, इसको भी हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। अब मान के चलिए आपका कंपनी है जिसने एक कस्टमर को कुछ गुड्स बेचा हुआ है। अब क्योंकि उसने उस कस्टमर को गुड्स बेचा हुआ है तो वो कस्टमर जो है आपके कंपनी को उस गुड्स के बदले का पेमेंट करेगा। अब मान के चलते हैं कि आपके कंपनी ने कस्टमर को 5 लाख रुपया का गुड्स का सेल किया है, तो कस्टमर भी आपके कंपनी को 5 लाख रुपया तक का जो है पेमेंट करेगा। अब मान के चलते हैं कि आपके कस्टमर ने आपको बोल दिया कि मैं अभी 5 लाख रुपया देने का हालत में नहीं हूं, मैं आपको अभी 5 लाख रुपया नहीं दे पाऊंगा, आप 3 महीने बाद या फिर 2 महीने बाद ये पैसा मेरे से ले लीजिएगा। तो आपके कंपनी ने कहा ठीक है, मैं काम करता हूं, मैं आपके ऊपर एक बिल ऑफ एक्सचेंज बना देता हूं। तो वो जो कस्टमर था वो अब आपका क्या हो जाएगा? डेब्टर। तो अब आपका कंपनी क्या करेगा कि ये जो पैसा जो कि उसे अभी नहीं मिल रहा है इसके बदले में एक बिल बना देगा या फिर एक रिसिप्ट बना देगा जिसमें वो ये लिखेगा कि मेरे कंपनी ने इस आदमी को 5 लाख रुपया का गुड्स बेचा है लेकिन ये अभी देने के हालत में नहीं है, तो इसलिए मैं ये पैसा इससे बाद में लूंगा एंड ये इस चीज का सबूत है कि ये पैसा मैं इससे बाद में एक पर्टिकुलर डेट पे लूंगा। अब मान के चलते हैं आपके कंपनी ने ये बिल 1 जुलाई 2020 को बनाया है एंड ये बिल 3 महीने का है, मतलब ये बिल जो है ये 1 अक्टूबर 2020 को मेच्योर कर जाएगा। अब बिल ऑफ एक्सचेंज में कुछ बातें आती हैं, वो ये है कि जब भी आप किसी के ऊपर बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ कर देते हैं तो उसमें होता क्या है कि आप उस मेच्योरिटी डेट से पहले पैसा नहीं मांग सकते। मतलब ये कि अगर मेरे कंपनी ने 1 जुलाई 2020 को 3 महीने वाला एक बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया है जो कि 1 अक्टूबर 2020 को मेच्योर करने वाला था। अब बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या होता है कि जब भी आप बिल ऑफ एक्सचेंज किसी के ऊपर इशू करते हैं, सो इन दैट केस आपका कंपनी उस मेच्योरिटी डेट से पहले उस
कस्टमर से वो पैसा नहीं मांग सकता है। आप 3 अगस्त को नहीं बोल सकते कि मुझे पैसा दे, आप 6 सितंबर को नहीं बोल सकते कि मुझे पैसा दे, आप ये सब चीजें नहीं कर सकते हैं। वो पैसा आपको 1 अक्टूबर के बाद ही मिलेगा। हाँ, अगर आपका कस्टमर आपको पहले पेमेंट कर देता है तो वो एक अलग बात है, लेकिन आप उससे 1 अक्टूबर से पहले वो पैसा नहीं मांग सकते हैं। तो क्योंकि आप उससे 1 अक्टूबर से पहले पैसा नहीं मांग सकते हैं तो आपको वेट करना पड़ेगा उस तारीख तक। यू हैव टू वेट फॉर द बिल टू मैच्योर। तो जब तक आपका बिल मैच्योर नहीं होता है तब तक वो पैसा आपके पास आएगा नहीं। अब मान के चलिए कि आपके कंपनी को वो 5 लाख रुपए का सख्त जरूरत पड़ गया, इतना जरूरत पड़ गया कि आपको वो पैसा अभी के अभी चाहिए, आप बिल्कुल भी वेट नहीं कर सकते हैं। लेकिन मैंने तो आपको पहले ही कहा है कि आप बिल ऑफ एक्सचेंज को मैच्योरिटी से पहले मांग नहीं सकते हैं। सो इन दैट केस आप क्या करें? आपको पैसा भी चाहिए लेकिन आप पैसा ले नहीं सकते हैं। सो इन दैट केस एक कमर्शियल बैंक आपके सामने आता है एक मसीहा बनके। कमर्शियल बैंक क्या करेगा कि वो आपको बोलेगा कि सर हम आपका बिल ऑफ एक्सचेंज को डिस्काउंट कर देंगे। मतलब ये कि हम आपके बिल ऑफ एक्सचेंज का पैसा आपको देंगे लेकिन उसका जो वैल्यू है उससे कम दाम में देंगे। मतलब ये कि आप अगर एक बैंक के पास जाते हैं 5 लाख रुपए का बिल ऑफ एक्सचेंज लेके तो वो बैंक 5 लाख रुपए का बिल ऑफ एक्सचेंज को डिस्काउंट कर देगी। मतलब वो आपको 5 लाख से कम रुपया देगी, या तो 4.5 लाख या फिर 4 लाख जो भी बैंक का कमीशन होगा वो चार्ज करके वो आपको पैसा दे देगी। लेकिन बाद में जब बिल मैच्योर कर जाएगा तो वो पैसा जो कि बिल ऑफ एक्सचेंज का था वो बैंक को डायरेक्टली डेप्टर से मिल जाएगा। तो आपने कहा ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे भी पैसों की सख्त जरूरत है, इसलिए मुझे ये भी मंजूर है। तो आप गए बैंक के पास, वो बिल लेके बैंक ने उस बिल को डिस्काउंट कर लिया, उसने बदले में आपको 4 लाख रुपया दे दिया। तो आपके कंपनी को 4 लाख रुपया मिल गया। भले ही आपके कंपनी को कम मिला लेकिन आपके कंपनी को तत्काल बहुत पैसों की जरूरत थी तो आपके कंपनी को पैसा मिल गया है। अब ये जो आपको कम पैसा मिला है यही होता है डिस्काउंटिंग बिल ऑफ एक्सचेंज। तो यहाँ पे हुआ क्या कि आपका बिल ऑफ एक्सचेंज बैंक के पास गया, बैंक ने उसको कम दाम करके आपको दे दिया, आपको पैसा मिल गया। अब ये जो बिल ऑफ एक्सचेंज है ये अब आपका नहीं रह गया, ये उस बैंक का हो गया। मतलब ये बिल ऑफ एक्सचेंज का जो भी पैसा है ये अब उस बैंक को मिलेगा। तो अब बैंक क्या करेगी, ये बैंक जो है ये पैसा जिस भी डेप्टर से मिलने वाला था ये उससे ले लेगी जब वो बिल मैच्योर करेगा। तो 1 अक्टूबर 2020 को जब ये बिल मैच्योर करता है तो ये पैसा जो कि पहले आपको मिलने वाला था ये अब बैंक को मिल जाएगा। तो यही होता है डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। मतलब एक ऐसा प्रोसेस जहां पे आपका बिल ऑफ एक्सचेंज बैंक डिस्काउंट करके आपको कम पैसा देती है एंड बाद में वो पैसा वो डेप्टर से ले लेती है। अब इससे होता क्या है कि तीनों को फायदा मिलता है, आपके कंपनी को फायदा मिलता है, बैंक को फायदा मिलता है एंड जो डेप्टर है उसको भी फायदा मिलता है। अब वो कैसे मिलता है इसको समझिए। आपको फायदा मिल रहा है इस तरीके से कि आपको पैसा अभी के अभी चाहिए था एंड वो पैसा आपको अभी के अभी मिल गया है। बैंक को फायदा इस तरीके से हो रहा है कि बैंक को देना पड़ रहा है 4.5 लाख रुपया जबकि उसे मिल रहा है 5 लाख रुपया, तो उसको 50,000 का प्रॉफिट हो रहा है। एंड डेप्टर को फायदा इस तरीके से हो रहा है कि डेप्टर किसी भी प्रेशर में नहीं है कि उसे पेमेंट 1 अक्टूबर 2020 से पहले करना है, वो आराम से पेमेंट 1 अक्टूबर 2020 को कर सकता है। तो इसमें तीनों को फायदा हो रहा है। तो आइए इस पॉइंट को लाइन टू लाइन समझते हैं। एन इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ बैंक लेंडिंग इज थ्रू डिस्काउंटिंग और परचेजिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। जैसा कि हमने यहाँ पे देख लिया कि इससे भी हम फाइनेंसिंग कर सकते हैं। अ बिल ऑफ एक्सचेंज इज ड्रॉन बाय अ कंपनी ऑन द डेप्टर स्पेसिफाइंग द अमाउंट ऑफ डेप्ट एंड आल्सो द डेट व्हेन इट बिकम्स पेएबल। जैसा कि हमने देखा कि हमारी कंपनी ने बिल ऑफ एक्सचेंज डेप्टर के ऊपर दे दिया है। सच बिल्स ऑफ एक्सचेंज आर नॉर्मली इशूड फॉर 90 डेज। दिस मींस दैट द कंपनी कैन नॉट गेट इट एंड कैश फ्रॉम द डेप्टर्स बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द 90 डेज पीरियड, जो कि हम जानते हैं कि हम मेजॉरिटी से पहले पैसा नहीं ले पाएंगे। However, if the company needs money before the expiry of the 90 days period, it can sell it, that is, it can get it discounted from a commercial bank. अगर कंपनी को बहुत ज्यादा जरूरत है पैसों की तो वो इसको बिल्कुल ही कर सकती है। इसके लिए उसे बैंक के पास जाके उसको डिस्काउंट करना पड़ेगा। The bank makes payment to the creditor after deducting its commission। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा कि बैंक ने 5 लाख रुपए में से 50,000 रुपए का कमीशन डिस्काउंट करके आपको 4.5 लाख रुपया दे दिया है। Thus by discounting bills, the bank pays money to the company when it needs it and allows the debtor to make payment only when the bill is due for payment। जैसा कि मैंने कहा कि ये आप तीनों को फायदा दे रही है। आपके कंपनी को जब भी पैसा चाहिए तो आपको मिल जा रहा है एंड जो डेप्टर है वो कोई भी प्रेशर के अंदर में नहीं है कि उसे पैसा आज ही के आज देना है। वो पेमेंट तब कर सकती है जब सही में उसका डेट मैच्योर कर जाए। सो गाइज, हमारी ये आज की वीडियो यहीं पे खत्म होती है एंड इस वीडियो को खत्म करने के साथ साथ मैं आपको बस एक ही एडवाइस देना चाहता हूं कि आप प्लीज इस वीडियो पे पूरे डिपेंडेंट ना हो जाएं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जिस भी बुक को फॉलो करते हैं आप एक बार उस बुक को जाके
पढ़िए, एकदम से इस वीडियो पे डिपेंडेंट मत हो जाइए। एंड अगर ये वीडियो को आप एग्जाम के समय में देख रहे हैं, देन आई रिक्वेस्ट यू नॉट टू टेक दिस वीडियो एज द ओनली सोर्स जिससे कि आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाए। आप प्लीज जाके अपने कोई भी टेक्स्ट बुक हो उसे अच्छे से पढ़िए। तो गाइस, आशा करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, और अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही होगी तो प्लीज इस वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दीजिए। और अगर आप ऐसे वीडियोस और भी फ्यूचर में देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। और अगर आपके कुछ भी डाउट्स, क्वेरीज या फिर क्वेश्चंस हैं उनको कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिए। एंड अगर आपके कुछ ऐसे दोस्त हैं जो कि इससे कुछ हेल्प पा सकते हैं तो इन ये वीडियो आप उनको भी प्लीज जरूर शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स एंड बाय बाय एंड जय हिंद। Bye.